हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एनआईओएस बुक की समरी, और आज ये हमारा 501 पाठ्यक्रम की यूनिट है। यूनिट 9 को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिट 10 और बचा हुआ इसमें, उसके बाद 501 अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो हमारी यूनिट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुविधा वंचित जो विद्यार्थी हैं और विशेषतः उनके बारे में बात होने वाली है। तो जान लेते हैं कि आज हम जो टाइप्स ऑफ चाइल्ड हैं, यानी कि बच्चों के जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के जो बालक हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट हैं, भौगोलिक दृष्टि से जो दूर स्थान से आते हैं, शहरी स्तर पर हैं लेकिन सुविधा वंचित हैं, श्रमजीवी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं। तो ये 7 प्रकार इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि इन बच्चों की आप शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। और इसी के अंदर हम जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा को। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। चलिए, तो पहला टाइप आता है हमारा अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा, यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, यानी कि एससी की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमारे भारत में बहुत लंबे समय से ही चला आ रहा था क्या, यानी कि जातिगत भेदभाव चला आ रहा था, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें बहुत पहले के आधार पर क्या है कि जो समाज था उस समाज को 4 वर्णों के आधार पर बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र की कैटेगरी में रखा गया, वो एससी और एसटी को रखा गया। और वहां पर क्या है कि व्यक्ति की जाति के आधार पर व्यक्ति को कार्यभार सौंपे गए। और शुरू से ही एससी और एसटी को क्या कहा जाने लगा, अछूत कहा जाने लगा, ठीक है। इनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ, वहां पर गवर्नमेंट ने देखा कि भैया सभी लोग कैसे हैं, इक्वल हैं, सभी लोगों के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा कानून बनाए। और जो छुआछूत है, यानी कि जैसे इंटचेबिलिटी बोलते हैं, इसके लिए संविधान में बाकायदा आर्टिकल 17 जोड़ा गया, ठीक है। ये बाकायदा मेंशन किया समानता के अधिकार के अंतर्गत, जिसे मौलिक अधिकार बनाया कि आपका अधिकार है ये, ठीक है। अनुच्छेद 17 में कह दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति क्या है, छुआछूत वाला भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि अभी भी स्थिति नहीं समाज में कैसी बनी हुई है, दयनीय बनी हुई है। तो इसके लिए बाकायदा अलग से एक्ट लाया गया, एससी एसटी एक्ट जो है ये लाया गया, ठीक है। तो चलिए इसमें और क्या क्या बात है उसको जानते हैं। अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे निःशुल्क विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के लिए कुछ स्थान सुरक्षित भी रखे गए। तो हायर एजुकेशन जहां प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए बाकायदा सीट रिजर्व्ड रहती है। कितने परसेंट सीटों पर केवल एससी के बच्चे आएंगे, इतने परसेंट सीटों पर एसटी के बच्चे आएंगे। तो हायर एजुकेशन में क्या रखी गई है, सीटों में रिजर्वेशन रखा गया है। पिछले 60 वर्षों में इन समुदायों के सदस्यों की साक्षरता दर निरंतर बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी इस समस्या पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे पूर्ण रूप से हल करने की क्रियाविधि योजना तैयार की जानी चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, जहां पर आरक्षण दिया गया, जहां पर चीजों में जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया, तो हम देख पाते हैं कि काफी हद तक यह जो भेदभाव था वो धीरे धीरे कम हुआ है और यह लोग अपने रूढ़िगत कार्य धंधों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से बाकायदा जुड़ पाए हैं। उपयुक्त परिदृश्य यानी कि जो ऊपर हमने बात की है, उसके यह अनिवार्य हो जाता है कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए अधिगम अध्यापन कार्य योजना इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, जिसमें इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मुख रखा जाए। यानी कि बच्चों को किस चीज की नीड है, क्या बच्चे चाहते हैं, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो सकता है। जब इनकी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए तो ये चीजें बाकायदा उसमें शामिल की जाए। चलिए, इसमें एक और बात इन्होंने यहाँ पर कही है। क्या कही है कि समस्त क्रियाकलापों के बारे में बात हो रही है। तो क्या क्रियाकलाप हैं, कुछ सुझाव नीचे बताए गए हैं, उन सुझावों के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। विद्यालय में अध्यापक गण अन्य विद्यालय कार्मिकों तथा विद्यार्थियों के लिए व्यवहार मानदंड स्थापित किए जाएं।
कहा जाए कि आप बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, एक सामान्य तरीके से जैसा सामान्य बच्चों के साथ आप व्यवहार करते हैं उसी तरीके से व्यवहार करना होगा। कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार आपको नहीं करना है, ठीक है, इक्वली व्यवहार करना है आपको। और जहां पर अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आपको उसकी सुनवाई करनी है, वहां पर उस चीज की आवाज उठानी है। बच्चों की आवाजों को ध्यान से सुनना इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उस चीज को आप ध्यान से सुनिए। पक्षपात हो रहा है, उस पक्षपात को क्या करना है, आपको दूर करना है। बाकायदा अपने विद्यालय में इस तरीके से शिकायत पेटियां लगाई है जिसमें बच्चे अपनी शिकायतों को उसमें डाल सकें, और नियमित रूप से जो शिकायत पेटी हैं आप उनको चेक कीजिए कि बच्चों की क्या शिकायतें आई हैं, उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। कक्षा में होने वाली अनून्य क्रिया के लिए उचित मानदंड स्थापित किए जाएं, जैसे कक्षा में बैठने संबंधी प्रतिरूप। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को जाति या लिंग के आधार पर या समुदाय के आधार पर अन्य बच्चों से अलग नहीं बैठाया जा सकता। तो सभी बच्चों को कक्षा में कैसे बिठाना है, आपको इक्वली बिठाना है। सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, ना कि उनको जातिगत आधार पर, ना सामाजिक आधार पर या समुदाय के आधार पर बांट कर नहीं चलना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है ये ठीक लगा, नाली काली नामक बहुस्तरीय अधिगम प्रतिरूप को अपनाया जा सकता है, जिसे 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य में आरंभ किया गया था, तथा जिसमें बच्चों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर समूहों में बिठाया जाता था, ना कि जाति या लिंग के आधार पर। यानी कि एक नाली काली नामक एक अधिगम प्रतिरूप अपनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ लागू किया गया, तो कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो कर्नाटक से। कब किया गया, 1990 में। क्या चीज थी इसमें, तो बच्चों को जातिगत और लिंग के आधार पर विभाजित नहीं किया जा रहा है कि गर्ल्स एक साइड बॉयज एक साइड, या उन्होंने कह दिया कि उच्च जाति के लोग अलग निम्न जाति के लोग अलग, ना, ये चीज नहीं थी। उसमें बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, अधिगम स्तर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाने की बात हुई कि एक दूसरे से आप चीजों को सीखेंगे, ठीक है। और इस प्रतिरूप से न केवल जाति संबंधी या सामाजिक बाधाएं टूटेंगी, अपितु एक चक्रानुक्रम स्थापित होगा जिसमें बच्चे अपने अपने अधिगम स्तर के अनुसार एक दूसरे से मिलेंगे और अधिगम वृत्तों से बाहर या अंदर आ जा सकेंगे। यानी कि बच्चों को जो उनका लर्निंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग, जिस बच्चे को कम आता है वो अपने से सहयोगी से चीज़ों को सीख सकेगा, सहयोगात्मक भावना उनके अंदर आएगी। और ये जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है जहाँ पर जातिगत और समुदाय के आधार पर भेदभाव वाला, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटेगा। ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जो सामाजिक अवरोध या बाधाओं को तोड़ने में सहायक होते हैं, जैसे कि खेलकूद, संगीत, ड्रामा इत्यादि प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। तो इस तरीके की जो गेम्स हैं जहाँ पर सभी एक दूसरे से पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें, तो ये जो भेदभाव वाली हटाने वाली जो चीज़ें हैं उनको बाकायदा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। और एक और बात इसमें कही गई है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शारीरिक दंड तथा दुर्व्यवहार को दूर करने संबंधित सुझाए गए मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अध्यापकों तथा अन्य विद्यालय स्टाफ के व्यवहार को मॉनिटर करना विद्यालय प्रबंधन समिति का आदेश है। यानी कि अगर जो शिक्षक है और अन्य विद्यालय के स्टाफ है वो बच्चों के साथ सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं, उन्हें प्रताड़ित तो नहीं करते हैं, कहीं उनका हरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। और ये जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई किसको, विद्यालय प्रबंधन समिति को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सम्मुख आने वाली अधिगम संबंधी बाधाओं को समझने के लिए क्रमबद्ध शोध की आवश्यकता है। जहां पर ये बच्चे किस वजह से पिछड़ रहे हैं उन चीज़ों पर बाकायदा रिसर्च हो और उन चीज़ों को बाकायदा जो उनके पाठ्यचर्या है उसमें शामिल किया जाए, जिससे ये बच्चे सही तरीके से जुड़ सकें और खुद को हीन फील ना करें, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने बात करी शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की। देखिए, ट्राइब्स के अंदर हम बात करें तो भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में आदि मानव जैसा जीवन जी रही हैं, उनसे तात्पर्य है। आज भी ये लोग समाज से हटकर दूर जंगलों में निवास कर रहे हैं। और ये लोग इसी वजह से क्या है कि एक तो इनको विद्यालय शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा नहीं मिलेगी तो इनके जितने भी विकास के अन्य आयाम है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, ये भी इनके डेवलप नहीं हो पा रहे। और कहीं ना कहीं ये लोग समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ फील करते हैं। ये लोग समाज से जुड़ना पसंद ही नहीं करते हैं। इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग यानी कि हम लोग
कहीं इनका शोषण तो नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये लोग इस दुनिया में आने से कतराते हैं और अपना वही पुराना जिस तरीके से जो जंगली जीवन था उसी तरीके से आज लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं भारत में जहां पर आज भी वो लोग मतलब जिस तरीके से आदि मानव रह रहा था सेम उसी तरीके से रह रहे हैं। कपड़े नहीं पहनते हैं, पत्ते वगैरह लपेट लिए, उन्होंने कच्चा मांस खाते हैं आज भी, मतलब समाज से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि मैं टोटल सभी शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ, जी नहीं। कुछ कुछ अलग अलग जगह पर जनजातियां हैं इस तरीके से। जैसा आपके एक अंडमान निकोबार में भी एक जनजाति है जो कि नरभक्षी थी, इंसानों को ही खा जाती है ना। तो ये बात इसके अंदर बात कही गई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाकायदा इनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। डीपीईपी जो प्रोग्राम चलाया गया इसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को आकर्षित करने और उन्हें नजदीक के विद्यालय में भर्ती कराने तथा उनकी पढ़ाई को विद्यालय की पढ़ाई खत्म होने तक जारी रखने के विशेष प्रयास किए गए। ऐसी ही नीति का अनुसरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। तो बाकायदा ये सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। डीपीईपी जो स्कीम चलाई गई उसमें बाकायदा इन बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। सामान्यतः इनकी समस्याओं का कारण इनका मुख्य धारा से अलगाव है। अभी हमने बात की थी इसके ऊपर। और वे प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जो कि बहुत दूरवर्ती हैं तथा अभिगम्य नहीं है, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। उनका आर्थिक स्तर इतना नीचा होता है कि उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है ताकि परिवार की आय में कुछ बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। और उनके रहने के स्थान इतने दुर्गम हैं कि वहां विद्यालय स्थापित करना काफी कठिन कार्य है। यानी कि जो आपकी ट्राइब्स हैं इधर नॉर्थ ईस्ट वाली ये बहुत खतरनाक है। कुछ एमपी में भी ट्राइब्स पाई जाती हैं, झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, अलग अलग जगह पर ये। इन समुदायों की खानाबदोश प्रवृत्ति जीवन यापन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने को विवश करती है। अतः बच्चों को शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे किसी विद्यालय में वर्ष भर पढ़ ही नहीं पाते हैं। अतः जनजातीय बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए उन्हें वहां विद्यालय में बने रहने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता है। इन बच्चों को किस तरीके से आप विद्यालय में बुला सकते हैं, किस वजह से ये बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके, नियमित रूप से विद्यालय आए, तो इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बताया कि जैसे कि जो भी पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं उन पाठ्य पुस्तकों में आप इनकी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाइए, तो ये उससे क्या है थोड़े से ज्यादा प्रभावित होंगे, इन चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक विद्यालय में आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी या क्रैचेस की स्थापना की जाए ताकि उनकी लड़कियों को छोटे बच्चों को रखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है। तो क्या है कि प्रॉपर तरीके से बच्चे वहां पर नियमित रूप से पढ़ सकें और जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी होंगी वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी घर की लड़कियों को सौंप दी जाती है कि आप इनकी देखभाल करेंगे, तो वो वहां पर वो छोटे बच्चे जा सकते हैं और बच्चियां अपने विद्यालय जा सकती हैं। गैर जनजातीय अध्यापकों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। तो जो ऐसे टीचर हैं जिनको ट्राइबल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो बाकायदा ट्राइबल से रिलेटेड उनको नॉलेज बताई जाए, ट्रेनिंग दी जाए अलग से, तो उससे उन्हें समझ सकें। सभी आवासों की 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय या वैकल्पिक सुविधा देना, जैसे कि शिक्षा गारंटी योजना। ठीक है। जहां शिक्षा गारंटी योजना की सुविधा हो उसे नियमित विद्यालय में परिवर्तित करना। लड़कियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान बाकायदा किए जाएं और कक्षा 8वीं तक के लिए बच्चों को बाकायदा निःशुल्क ड्रेस दी जाए, पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त हॉस्टल सुविधाएं, नोटबुक और ये तमाम प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाए। ठीक है। चलिए कुछ एक ये बात हो रही है आश्रम विद्यालयों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम क्या है, तो जान लेते हैं। आश्रम विद्यालय क्या है, स्पेशली ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। बालवाड़ी हुआ और क्रेचबाड़ी हुआ, इनके बारे में हम ऑलरेडी जो पहले की टॉपिक थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। किसके द्वारा यह आश्रम विद्यालयों को प्रमोट किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आश्रम विद्यालय क्या है, जहां यह परियोजना आरंभ की गई प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित विद्यालय हैं जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के उपेक्षित जनजातीय वर्ग को शिक्षित करना है। तो स्पेशली ये जो आश्रम विद्यालय बनाए गए ना, ये पुरानी जो गुरुकुल पद्धति जिसके बारे में आपने यूनिट 1 में जाना था वहां उसके आधार पर थे और स्पेशली ये जो ट्रेंड करेंगे ना वो जनजातीय वर्ग को ट्रेंड करेंगे।
और इस कार्यक्रम का संचालन 1993 से 97 के मध्य होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र ने 3 जिलों में किया, जो कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में है। और इस कार्यक्रम का फोकस 3 चीजों पर था: क्षमता विकास, अध्यापक प्रशिक्षण और बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो ये क्या थे ये 3 पॉइंट, तो चलिए जानते हैं। क्षमता विकास यानी कि कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात हुई, तो विद्यालयी क्षमता विकास के संदर्भ में विज्ञानशालाओं तथा पुस्तकालयों के विकास पर ध्यान दिया गया। पुस्तकालयों में जो पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं तथा उनका प्रभावी प्रयोग करने के लिए एक तंत्र की रचना बनाई गई, और इसी प्रकार प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर मजबूत बनाया गया। यानी कि जो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो जो लैब थी, जो लाइब्रेरी थी, उनमें बाकायदा सही तरीके से जिन इक्विपमेंट्स की और जिन बुक्स की ज़रूरतें हैं वो बाकायदा वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए और बच्चे उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग की, तो 3 वर्ष की अवधि में विज्ञान और गणित के अध्यापकों के लिए 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों के संचालन के दौरान अध्यापकों को जनजातीय विद्यार्थियों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए जिससे वो उन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई इसमें, इन 3 साल के अंदर ट्रेनिंग्स कराई जिसमें उन्हें बताया गया कि कहाँ कहाँ पर इन ट्राइबल्स को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ पर ये दिक्कतें ये फेस करते हैं, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। और शिक्षकों ने उस चीज़ को समझा और जो प्रॉब्लम्स थी उन पर काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल भी किया। बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया, तो आश्रम जो विद्यालय थे, आश्रम विद्यालयों में विद्यार्थी कक्षा समाप्त होने के पश्चात भी रहते थे। ठीक है, बोर्डिंग टाइप के थे, और इस समय का सदुपयोग करने के लिए बच्चों की पारस्परिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की सलाह दी जाती थी, जैसे कि समाचार पत्र से कोई अच्छा लेख छांटना, उसे डिस्प्ले बोर्ड पर टांगना, या निकट पाए जाने वाले पौधे लाकर विद्यालय में एक वनस्पति विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना। और इस तरीके से जो बच्चों से एक्टिविटी कराई जाती थी उससे क्या होता था कि एक तो उनका जो खाली समय है उसका अच्छे से उपयोग हो जाता था और उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें भी बाकायदा क्या होती थी, वृद्धि होती थी। तो आप जान चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान करे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए। अब हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या बात कही, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड, तो इसके अंदर आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, डीपीईपी जैसे कार्यक्रमों के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि उपयुक्त सहायक सेवाओं के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को भी गुणवत्ता शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जा सकती है। तो ये विशेष रूप से इस पर बात कही गई कि जो बच्चे लगता है कि ज़्यादातर सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ सकते हैं, तो जहाँ तक हो यह कोशिश करनी चाहिए कि इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाइए। इन बच्चों के प्रति सहानुभूति की एक सामान्य अभिवृत्ति, जिसमें इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता था कि बच्चे क्या क्या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वे क्या क्या करने में समर्थ हैं, और उनके शैक्षिक विकास में बाधा बन गई। किसी बच्चे को मान के चलिए कोई दिक्कत है, तो कोई फिजिकली डिसेबल है बच्चा, और उसके माता पिता कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे को ये दिक्कत है, हमारा बच्चा खेल नहीं सकता है, हमारा बच्चा ज़्यादा ऊंचाई की चीज़ों पर नहीं चढ़ सकता है, हमारा बच्चा तेज़ी से भाग नहीं सकता है। तो आपने जो निगेटिव पॉइंट थे उन पर स्पेशली फोकस किया, तो बच्चे की भी मानसिकता कैसी हो गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि ये चीज़ पर ध्यान देना था कि नेगेटिव पॉइंट को दबाकर आप ये कहते कि हमारा बच्चा ये कार्य कर सकता है, हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नई एक्टिविटी कर सकता है जो किसी का बच्चा नहीं कर सकता। जब आप उसके पॉजिटिव पॉइंट पर ध्यान दे रहे होते ना, तो ये स्थिति क्रिएट नहीं होती और बच्चा बहुत अच्छे स्तर का प्रदर्शन करता है। लेकिन इससे क्या हुआ कि बच्चे की मानसिकता खुद ही डिमोटिवेट हो गया बच्चा। तो इस चीज़ पर बाकायदा ध्यान दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विशेष आवश्यकता वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो और उसकी आवश्यकता की मात्रा कितनी भी हो, उसे अर्थपूर्ण और गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। तो बाकायदा सर्व शिक्षा अभियान में ये स्पेशली कहा गया कि स्पेशल नीड्स का बच्चा कितनी भी डिसेबिलिटी हो, कैसी भी कैटेगरी से आए, आप उसको बाकायदा मीनिंगफुल और क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शून्य अस्वीकार नीति, अच्छा पॉइंट लगाइए, शून्य अस्वीकार नीति को अपनाया गया। क्या थी ये शून्य अस्वीकार नीति? तो इसका अर्थ है किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह क्या थी? शून्य अस्वीकार नीति, जीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी। किसके अंतर्गत? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यानी कि समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के साथ सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क वादा करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ऐसे परिवेश में पढ़ाया जाए जो उसकी अधिगम आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। शिक्षा के अधिकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वास्तविकता में रूपांतरित करने हेतु उपयुक्त योजना बनानी अनिवार्य है। इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी के अनुसार पहचान करनी चाहिए, अलग अलग कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का और उसको किस तरीके से शिक्षा दी जाए। और यह कार्य घरेलू सर्वेक्षण के द्वारा संपादित हो सकता है, घर घर जाके सर्वे किए जाए। इस विषय पर बाकायदा आंकड़े जुटाए जाएं कि किस जिले में कितनी पॉपुलेशन में से कितने बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि विद्यालय से बाहर हैं को नियमित विद्यालयों में भर्ती कराने के लिए अभिचित परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन भी किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं आ रहे हैं या किसी कारणवश स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल में रेगुलर रखने के लिए बाकायदा जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो और जिन सुविधाओं की ज़रूरतें हैं वो बाकायदा आपको क्या करनी है? उपलब्ध करानी चाहिए। प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी बच्चों के अधिगम जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हों को सुगम बनाने के लिए पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवर्तन हो जाए। तो जो पाठ्यचर्या है उसमें बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए और इन बच्चों पर किस तरीके से विशेष ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन तथा परीक्षा के लिए आवश्यक रियायतें दी जाए। तो जो बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जैसे कि कोई दृष्टि छत बच्चा है यानी कि जिसको कम दिखाई देता है, तो बाकायदा उस बच्चे के लिए लेखक की सुविधा करिए, ठीक है। और कोई बच्चा है और इनको अतिरिक्त समय दीजिए। तो बाकायदा आप देख पाते होंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा होती है और आपकी 10th-12th की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें बाकायदा कोई बच्चा अगर अंधा बच्चा है तो उसको बाकायदा एक अलग से हेल्पर मिलता है जो कि लिख सकता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बाकायदा उसके लिए, ठीक है। तो इन बच्चों पर विशेषतः ये कुछ हेल्प इनके लिए करनी चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे इनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बाकायदा क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपने जान लिए, जिसमें अंधे बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे, ठीक है, और फिजिकली डिसेबल कोई बच्चा है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे इसके अंदर इस विशेष आवश्यकता में आ जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा यानी कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत दूर रहते हैं समुदाय से, और ट्राइबल्स वाले एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कैसे। जो बच्चे हैं जो कि भौगोलिक दृष्टि से दूर हैं समुदाय से, समाज से, स्कूल से, तो इन सब के लिए विविध कार्य नीतियों और लचीले वित्तीय प्राचलों की आवश्यकता और इस संदर्भ में 4 स्पष्ट क्षेत्र बताए गए। छोटे अपेक्षित आवास स्थलों के लिए पूर्णकालिक समुदाय विद्यालय खोले जाए। यहाँ पर इनके जैसे जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वहाँ पर क्या है? पूर्णकालिक समुदाय विद्यालय खोल दीजिए। विभिन्न समय अवधि के सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को मुख्य धारा में लाना। तो छोटे छोटे ब्रिज कोर्स बाकायदा बच्चों के लिए बनाइए और इससे कोशिश करिए कि उन बच्चों को क्या किया जाए? समुदाय में मुख्य धारा में जोड़ा जाए। विशेष समूहों के बच्चों जैसे कि बाल श्रमिक, गली मोहल्ले में घूमते फिरते बच्चे, किशोरावस्था की लड़कियां तथा कुछ पिछड़ी जाति की लड़कियां, स्थानांतरण करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए विशेष कार्य नीतियां बनाई जाए और बाकायदा उनको कार्यान्वित किया जाए। इनोवेटिव कार्यक्रम बनाए जाएं बाकायदा, इनमें पाठ्यचर्या, कार्यक्रम प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें आदि चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो विशेषतः सुदूर क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके लिए बात हो रही है। और विद्यालय से बाहर वाले बच्चों में बहुत विषमताएं हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, वो भी बच्चे अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जगह से हो सकते हैं। कैसे? तो देखिए, वे ऐसे छोटे छोटे निवास स्थलों से हो सकते हैं जहाँ कोई विद्यालय नहीं है। वे श्रमजीवी भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, या गलियों में घूमने वाले बच्चे हो सकते हैं, या नगरीय स्लम क्षेत्र के सुविधा वंचित बच्चे हो सकते हैं, वैश्याओं के बच्चे हो सकते हैं, या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हो सकती हैं, या ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जो घर के काम धंधों में व्यस्त रहती हों, या छोटे भाई बहनों की घर पर देखभाल करने वाली हो सकती हैं। इनमें
गाय भैंस या भेड़ बकरी चराने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो है वो अलग अलग विषमताएं हैं। तो जो भी आप इनको शिक्षा देना, तो इनके लिए विविध प्रकार की कार्यनीतियां तथा उपागमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सभी एक ही जगह से, एक ही समुदाय, एक ही कम्युनिटी जैसे नहीं है। सभी कैसे हैं, अलग अलग माहौल वाले हैं, अलग अलग समुदाय वाले हैं। तो इसलिए इनके लिए बाकायदा अलग अलग कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आपसे शहरी सुविधा वंचित बच्चे। ठीक है, तो शहरे में तो रह रहे हैं लेकिन फिर भी सुविधाओं से वंचित हैं। तो कैसे? सुविधा वंचित बच्चों का एक ऐसा समूह भी है जो कि कहाँ रहता है, शहरी क्षेत्र में रहता है। विशेषकर और इस शहर में जैसे कि विशेषकर स्लम एरिया, जो गंदी बस्ती हैं, वहां पर स्लम क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण यूई के लिए किए गए बहुत सारे प्रयास शहरी सुविधा वंचित बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस दिशा में कुछ एनजीओ भी हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो स्कीम लाई गई वो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो प्रॉपर विद्यालय हैं, नियमित विद्यालय हैं जहाँ पर प्रॉपर बच्चे जा रहे हैं, जो मुख्य समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्लम एरियाज वाले बच्चे हैं वहां तक तो ये स्कीम पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसके लिए बाकायदा कुछ एनजीओ हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई में प्रथम नाम का कोई एनजीओ है, इस संगठन ने नगर निगम के सहयोग से बाकायदा बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य किया। कोलकाता में नगर स्तरीय क्रियाविधि यानी कि सिटी लेवल प्लान ऑफ एक्शन, तो इस तरीके से ये एनजीओ बाकायदा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे शहरी स्लमों की विशेष समस्याएं होती हैं, जैसे गलियों में घूमते फिरते वाले बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों की शिक्षा जो कबाड़ी का काम करते हों, ऐसे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा जो शहरी स्लमों में काम करते हैं या रहते हैं, उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की शिक्षा, या घर में चाय की दुकानों पर इत्यादि पर काम करने वाले बच्चों की शिक्षा। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरियां हैं, अलग अलग विषमताएं हैं, और इन्हीं विषमताओं को ध्यान में रखकर आप बच्चों की शिक्षा का क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। बच्चों का एक ऐसा वन्य वर्ग भी है जिस विशेष प्रकार के शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। यह वर्ग है शहरी गरीबों का, अर्थात ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय बहुत ही कम है, और ऐसे बच्चे पारिवारिक सहारे तथा शिक्षा से वंचित रहते हैं और बहुधा प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। कई बार तो शिक्षा की अभिगम्यता से भी दूर रह जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर किसकी वजह से, पोवर्टी यानी गरीबी की वजह से बच्चे विद्यालय में नहीं आ पाते, क्योंकि माता पिता इतने गरीब हैं कि विद्यालय की जो चीज़ें हैं बेसिक, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पैसे की जरूरत होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो ये वो खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे एक तरीके से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। शहरी निर्धन बच्चों को बाकायदा और निम्नलिखित श्रेणियों में क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि स्लमों व पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे, बाल श्रमिक जिनके बच्चे सम्मिलित होते हैं जो घरों में नौकरी करते हैं, गलियों में घूमते फिरते बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, बाल अपराधी बच्चे जो सुधारालय में रहते हैं और वे कानून की परवाही नहीं करते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बाल अपराध का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसको बताना मुझे, ठीक है? आपने पढ़ा हुआ ये जरूर, बाल अपराध का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है? तो कमेंट में बताइए इसको। बाकी का भिखारी बच्चे हुए, कबाड़े बीनने वाले बच्चे हुए, शहरी निर्धन बच्चे जो कह सकते हैं ऐसे। और इन बच्चों की शिक्षा योजना बनाते समय ऐसी कार्यनीतियों पर फोकस करना चाहिए जो कि लचीली हो और इनमें आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। चलिए, तो ये एक तो बात हो गई यहाँ पर, ये शहरी स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की, जो शहर में तो रह रहे हैं लेकिन शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब एक और टाइप आता है श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा, यानी कि जो बच्चे माता पिता के साथ हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ पैसे कमाने में। हालांकि भारत में जो बाल श्रम है इसको अवैध घोषित किया गया है, अतः जो व्यक्ति बच्चों को घरेलू या अन्य किसी भी काम के लिए नियोजित करते हैं कानून में उन्हें सजा देने का प्रावधान है। लेकिन कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि उन्हें परिवार की आय में कुछ वृद्धि के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश होना पड़ता है। ना चाहते हुए भी वो बच्चों को भेजते हैं काम पर, जिससे भैया क्या करें, जी नहीं पाएंगे, खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि बच्चे कुछ ना कुछ तो कमा कर लाएं। और हालांकि देश में बाल श्रम को अवैध किया गया है घोषित, अगर ऐसा माता पिता भी करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बच्चे विद्यालय समय में अपने काम पर होते हैं और अतः ये नियमित विद्यालय में भर्ती ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो कैसे विद्यालय आ पाएंगे, क्योंकि दिन के टाइम में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो
ये चीज़ है। आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे रात्रि विद्यालय विद्यमान हैं। महानगरीय क्षेत्रों में इन विद्यालयों की संख्या तथा उनमें पंजीकृत बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। इन विद्यालयों के साथ कठिनाई ये है, हालांकि अब इसके लिए भी एक काम किया गया कि रात्रि विद्यालय ओपन कर दो, तो ये बच्चे दिन में तो काम कर लेंगे लेकिन रात में आकर स्कूल में पढ़ लेंगे। अब इसमें बड़ी समस्या हो रही है कि जो पाठ्यचर्या दिन में स्कूल में चलाई जा रही होती है सामान्य विद्यालयों में, उसी सेम पाठ्यचर्या को इन रात्रि विद्यालयों में चलाया जाता है। अब जहाँ पर दिन में बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ रहा है 6 घंटे और रात में वो केवल और केवल कितना पढ़ पाएगा, 2 से 3 घंटे, तो एक तो पाठ्यचर्या समय पर पूरी नहीं हो रही है। दूसरा कि उन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया गया जो दिन में सामान्य विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे भी आएंगे तो टीचर थका हुआ फील करते हैं। इधर टीचर को भी घर जाने की जल्दी रहती है, उधर बच्चों को भी, तो इस वजह से सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसमें ये बात भी आवश्यक है कि जो रात्रि विद्यालय है ना, इनके लिए अलग से एक पाठ्यचर्या बनाई जाए। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। और इन विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या इस रूप से बनाई जाए जिससे उनके जीवन कौशल का विकास हो सके, लाइफ स्किल उनकी डेवलप हो और उन्हें जो डेली व्यवसाय है, उनका दैनिक व्यवसाय है, उसमें भी उन्हें सहायता मिल सके। तो यहाँ से उन्हें ट्रेनिंग दी जाए व्यवसाय आधारित, जिससे क्या होगा, उनके अंदर स्किल डेवलप होगी और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कमाने के मौके भी उन्हें मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो समस्या है जहाँ पर माता पिता के साथ पैसे कमाने की, वो भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगली एक और कैटेगरी इसके अंदर आती है अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, यानी कि माइनॉरिटीज वाले जो बच्चे हैं। अल्पसंख्यक से तात्पर्य यहाँ पर होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे कि अगर हम बात करें बौद्ध बात करें, सिख बात करें, जैन बात करें, ये बहुत सी माइनॉरिटीज में आती हैं। तो ऐसे बच्चे क्या है, तो देखिए जरा बात करते हैं इनके बारे में। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले बच्चे ऐसे वातावरण में अपने आप को अलग महसूस करते हैं और इस अलगाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिटी के बच्चे हैं और एक है बहुसंख्यक वर्गों से आ रहे हैं ज़्यादातर तो स्कूल में, लेकिन जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बच्चे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो वो खुद को एक असहज सा फील कर रहे हैं कि हमारे समुदाय, हमारी कम्युनिटी के बच्चे तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे ये फील करते हैं। पाठ्य पुस्तक और कक्षा पाठ्यचर्या संचालन में प्रयुक्त भाषा अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा से भिन्न हो सकती है। तो क्लास में जो भाषा बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो इनकी माइनॉरिटीज वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे डिफरेंट हो सकती है, तो वो कहेंगे हमारी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतरों के कारण इन बच्चों के पूर्वधारित विचार बहुसंख्यक बच्चों के विचारों से भिन्न हो सकते हैं। हर समुदाय के, हर रिलीजन्स के अपने अपने रिलीजन वाले थॉट होते हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, तो इसमें आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं बच्चों में कि हमारी जो चीज़ें उनको तो कहीं ना कहीं फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से वे बच्चे कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। ठीक है, शैक्षिक सहायता प्रणाली, तो विद्यालयी शिक्षा में अध्यापक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक कार्यरत अध्यापक का सशक्तिकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि वेतन में वृद्धि कर दीजिए, विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ा दीजिए, कच्चा कार्य संपादन में उसको स्वतंत्रता दे दीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाइए। तो इस वजह से एक अध्यापक क्या हो सकता है, सशक्तिकरण हो सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा भारत में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे इसकी कोई सहायता बच्चों मतलब टीचर्स के लिए की जाए, लेकिन इसके लिए डाइट की स्थापना की गई और डाइट के द्वारा क्या की गई, जो बीआरसी और सीआरसी होते हैं ना, उनके लिए इसमें ट्रेनिंग की भी बात उनको देने के लिए बात कही गई। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बाकायदा पेमेंट तो इंक्रीज कर ही देती है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा अब जो संसाधन है उनको बढ़ाने के भी कार्य चल रहे हैं। चलिए इसी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो जो है ना अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हमारे इस शैक्षणिक प्रयास में सहायता करने के लिए काम आता है। इसरो ने एक बहुत ही बढ़िया अच्छा कदम किया। क्या किया कि इसरो ने अक्टूबर 2004 में एक सैटेलाइट स्थापित किया अंतरिक्ष में और उसका नाम था एडुसैट। क्या नाम था, एडुसैट। एडुसैट स्टार्ट किया और इससे क्या हुआ कि हम सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। सैटेलाइट कनेक्ट हो गए तो स्वाभाविक बात है जो इंटरनेट वाली सुविधा थी वो हमें बहुत बेहतर तरीके से मिलने लगी। आज हम अपने विचारों को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो विश्व स्तर के जो शिक्षक हैं उनसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, बच्चों को डिजिटल तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बहुत से काफ़ी हद तक इस स्तर में क्या आए हैं, सुधार आए हैं बाकायदा। ठीक है, एक अध्यापक देश के सुदूर कोने में कार्य कर रहा होता है और विश्व के किसी भी स्थान पर बैठे अपने साथी सहयोगी के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसके पास OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं उसकी उंगलियों पर होती हैं कि जो चाहता है वो तुरंत टाइप किया और उसके समक्ष रिप्रेजेंट हो जाता है।
तो ये इंटरनेट सुविधा जो है बहुत तेजी से फैली और इससे काफी हद तक बहुत परिवर्तन आया। ठीक है, चलिए इसी क्षेत्र में और क्या काम किया गया, तो विद्यालयों के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट ऑन ओपन स्कूल रिसोर्सेज फॉर स्कूल यानी कि OER4S। होमी भाभा विज्ञान केंद्र जो विज्ञान तथा गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र ने इसने हाल ही में निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना आरंभ किया है और अगले चरण में यह विद्यालयों के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधनों का निर्माण करना चाहता है जिसका उपयोग देश के छोटे छोटे गांवों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने से है। और ये जो मतलब परियोजना है ना, ये विद्यालयों के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन परियोजना, इसका जो फंडिंग हो रही है, मतलब इसको पैसे दिए जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार के राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा किया जाता है और इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है, कार्यान्वयन किया जा रहा है, वो होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, महाराष्ट्र ज्ञान निगम मर्यादित तथा इंडियन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऑपरेटिव का कार्य ये 3 संस्थाएं मिलकर कर रही हैं, फंडिंग का कार्य यहाँ से हो रहा है और इसके कार्य क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों को क्वालिटेटिव, छोटे छोटे गांव के जो बच्चे हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो सके, इस क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तमाम NGO हैं जो इस डिजिटल क्रांति को लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। आप भी तो इसी डिजिटल क्रांति से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा, चलिए समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है ऐसी कक्षा और या ऐसी शिक्षा जिसमें समर्थ और असमर्थ दोनों बच्चों को एक ही कक्षा में एक समान तरीके से पढ़ाया जाए, वो समावेशी शिक्षा होती है। इसकी उत्पत्ति अपेक्षाकृत धनाढ्य और विकसित देशों में हुई। इन देशों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बने विशेष विद्यालयों से ऐसे अध्येताओं का नियमित विद्यालयों में स्थापन करने पर बल दिया। यह परिवर्तन उस व्यापक आंदोलन का भाग था जिसमें अब अशक्तता को अपंगता नहीं समझा जाता था, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से अलग समझा जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर उसे कोई डिसेबिलिटीज है तो आप उसे अलग कर दीजिए, नहीं, जहां तक पॉसिबल हो उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ाने पर फोकस करिए। तो यही विशेषता मुख्य कथन था किसका, समावेशी शिक्षा का। ठीक है, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। तो सेल्मा का कथन है एक 1994 में यूनेस्को के तत्वाधान में जारी किया गया। क्या है तो जानते हैं। वह निर्देशक सिद्धांत जो इस फ्रेमवर्क को अनुप्रमाणित करता है यह है कि विद्यालयों को सभी प्रकार के अध्येताओं को दाखिल करना चाहिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी से बच्चा हो उसको आप विद्यालय में एडमिशन देंगे, चाहे उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषिक कोई अन्य स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसकी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बच्चे को एडमिशन देंगे। इसमें अशक्त तथा प्रतिभाशाली बच्चे, डिसेबल्ड और ब्रिलियंट बच्चे आएंगे, गलियों में घूमने वाले बच्चे, श्रमजीवी बच्चे, दूरस्थ और खानाबदोश जन समुदाय से आने वाले बच्चे, भाषाई, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, ये सभी बच्चे बाकायदा इसमें शामिल होंगे। और भैया बात जब ये सभी की हो गई, सभी कैटेगरियों को आपने एक जगह पर शामिल कर लिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सभी को एक साथ समायोजित करके आप सामान्य कक्षा में शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। तो वही क्या कहला रही है, आपकी समावेशी शिक्षा कहला रही है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। समावेशी विद्यालय की कक्षा, तो एक समावेशी विद्यालय बनाने के पीछे वास्तविक प्रयोजन है एक समावेशी समाज का विकास, जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है कि अध्येता जन समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्नता को यथेष्ट महत्व दिया जाए और ऐसे प्रावधान किए जाएं कि प्रत्येक के अधिकारों की प्राप्ति हो सके। हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो उसको तक मिल सकें और उसके में जो भी डिसेबिलिटीज है, जो भी कमी है, उस चीज़ को उस पर ज़्यादा प्रभाव ना दिया जाए। मतलब इन सब चीज़ों को हटाकर उसे एक सामान्य रूप से, सामान्य तरीके से शिक्षा दी जाए। अध्यापक को यह अनुभव करना चाहिए कि अध्येता में विविधता का पाया जाना अपरिहार्य और प्रत्येक की आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। और इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करें जो सभी बच्चों के विकास को पोषित करने में सहायक हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता अगर हम बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, हर किसी की, हर कोई एक दूसरे से भिन्न है दुनिया में। तो सभी की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं सभी की अलग अलग हैं। तो आपको इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है जिससे सभी बच्चे उस वातावरण में
एक अच्छे तरीके से सीख सकें और प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सकें। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक निःशक्त बच्चे को, यानी कि जो डिसेबल बच्चा है, उसके लिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और इस धनराशि के लिए योजना बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह धनराशि मात्र किसी बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं तैयार है कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी जो पूर्ति है वो होती रहे ना, बल्कि इसका उपयोग विद्यालय, निवास स्थल, गांव स्तरों पर समावेशी शिक्षा संबंधी कार्यकलाप के आयोजन के लिए भी किया जा सकता है। तो मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इस पैसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये समावेशी के अंदर बात कर रहे हैं। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात आई तो मार्च 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग NCPCR की स्थापना की गई और यह आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम 2005 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। आयोग को दिए गए अध्यादेश के अनुसार यह सुनिश्चित करना था कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं बच्चे के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान में बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते में प्रतिष्ठित है। तो इसमें जितने भी बच्चे के जो सभी अधिकार हैं उनको रखने की इसमें बात कही गई। ये अच्छा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चे से अभिप्राय है कोई मानव जीव जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो बच्चे की परिभाषा क्या है? बच्चे की परिभाषा है कि ऐसा बच्चा जिसकी आयु कितने से कम है? 18 वर्ष से कम है, तो वो एक बच्चा है। ठीक है। और इसी वजह से बाल अपराध के लिए भी कैटेगरी 18 वर्ष से कम की रखी गई। यह सही है कि सभी बच्चों को उनके सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों या भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक असुरक्षित अनुभव करते हैं और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भारत के संविधान में भी बाकायदा कुछ संवैधानिक नियम बनाए गए, जैसे कि अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 24 में बात कही गई कि 14 वर्ष की आयु तक खतरनाक नियोजन, यानी कि जो भी कारखाने वगैरह हैं वहां पर बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिससे बच्चों का शोषण ना हो सके। अनुच्छेद 39E में बात कही गई कि कुप्रयोग किए जाने तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसायों में जाने से जो उनकी आयु या ताकत के लिहाज से उपयुक्त ना हो उन्हें सुरक्षा का अधिकार दिया गया। एक अनुच्छेद 39F क्या कहता है? एक स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसरों तथा सुविधाओं का अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता तथा सामान्य परिस्थितियां हो, बचपन की निश्चित सुरक्षा हो ताकि शोषण ना किया जा सके। ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य भी बात कही गई नागरिकों के, जो कि सामान्य नागरिकों की तरह अधिकार है, सभी को हैं। अनुच्छेद 14 जैसे कि समानता का अधिकार देता है सबको। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 46 समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से बचाए जाने का अधिकार देता है। तो ये कुछ संवैधानिक अधिकार हैं बाकायदा, जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही था। बाकी की तो मुलाकात करेंगे फिर अगले टॉपिक में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें।